एनसीआर चूंकि असंज्ञेय मामला होता है, पुलिस एफआईआर लगा देती है तो वो मामला वहीं समाप्त नहीं हो जाता। सिर्फ एससी एसटी व्यक्ति होने के कारण वो अपराध जो है एससी एसटी एक्ट के तहत दंडनीय नहीं है। अगर आप 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को सूचना दे देते हैं इस फ्रॉड की, इनको कस्टमर की जीरो लायबिलिटी, वो कम से कम एक जिले से एक सजा होनी चाहिए। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उम्मीद के सहारे पूरी दुनिया चलती है। उम्मीद एक निश्चित लक्ष्य की तरफ मनुष्य को लेकर के जाती है। जिस भी क्षेत्र में हम लगे हुए हैं उस क्षेत्र में एक उम्मीद हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम और बेहतर करेंगे या हमारा कार्य और बेहतर होगा। तो इस दृष्टि से उम्मीद का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान जीवन में है। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के पास बहुत सारी उम्मीदें हैं। आज हम एक ऐसे ही युवा से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सत्येंद्र शर्मा जी, जो सिविल कोर्ट गोरखपुर में वकालत करते हैं। आप फौजदारी की वकालत करते हैं, तो आपके जीवन वृत्त के बारे में हम जानेंगे और विधि के सिद्धांतों के बारे में भी आपके माध्यम से हम जानेंगे और भी तमाम सारी जानकारियां हम आपसे जानेंगे। तो शर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि युवा सोच जो होती है वो बहुत विस्तृत होती है जी। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं युवाओं के मन में। तो आप भी एक युवा हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका जो जीवन वृत्त है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम जैसे सत्येंद्र शर्मा मैंने बताया जी, आपके माता पिताजी का क्या नाम है, आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम जो है सत्येंद्र शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री कृष्णा शर्मा और माताजी का नाम जो है गायत्री शर्मा है। मैं मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के सिसई ग्राम का जो है निवासी हूँ। जो जन्म स्थान मेरा वो है, बाकी कर्म स्थान या कर्म भूमि जो है वो मेरी गोरखपुर रही है। अच्छा। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई थी? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 और 2 तो जो है वहीं मेरे गांव पर ही हुई। ठीक है। उसके बाद से जो है कक्षा 3 से LLB तक की शिक्षा जो है वो गोरखपुर में हुई है। अच्छा। विधि स्नातक मैंने जो है सन 2013 में कंप्लीट किया। अच्छा, उसके बाद से ही आप प्रैक्टिस में आ गए? जी, उसके बाद से ही जो है मैं प्रैक्टिस 2013 से? 2013 से। अच्छा, आपकी माताजी गृहिणी थी? जी, हमारी माताजी गृहिणी हैं। और आपके पिताजी सेवा में थे? जी, हमारे पिताजी अभी भी सेवा में है। अच्छा। मेरे पिताजी यही सिविल कोर्ट गोरखपुर में ही जो है अपर जनपद न्यायाधीश 4 के यहाँ जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। अच्छा। तो आप की शादी जो है कब हुई? जी, हमारी शादी जो है LLB, जब मैंने LLB पास आउट किया। अच्छा। LLB पास करने के बाद जैसे अप्रैल में जो है रिजल्ट आया और 6 मई को जो है 2013 को शादी हो गई हमारी। अच्छा। तो आपके बच्चे? जी, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी गृहिणी है या सेवा में कहीं? नहीं, पत्नी हमारी गृहिणी है। अच्छा शर्मा जी, जैसे आप विधि स्नातक, आप 2013 से आप जो है विधि व्यवसाय में हैं जी, तो विधि के क्षेत्र में आने की जो प्रेरणा थी वो आपको कहाँ से मिली? आपके पिताजी के माध्यम से या किसी और दोस्त के माध्यम से? क्या है इसकी कहानी, क्या बताएंगे? अब देखिए, जैसे हमारा जो परिवार है, क्योंकि हमारे मामा श्री जयमंगल शर्मा जी जो है वो न्यायिक अधिकारी रहे हैं। अच्छा। और गोरखपुर में भी उनका जो है ट्रांसफर हुआ था, गोरखपुर में भी वो रहे थे, रेलवे मजिस्ट्रेट हुए थे। तो चूंकि मामा हमारे जो है वो न्यायिक अधिकारी थे, उसके बाद पिताजी भी हमारे जो है न्यायिक संस्था से ही जुड़े व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं जो है एक जो है बचपन से ही जो है एक परिवेश जो है वो न्यायिक परिवेश जो है वो मुझे मिलता गया। तो अब हमने जो है देखा कि भाई हमारे मामा जो है जैसे न्यायिक अधिकारी हैं, तो उनकी पद प्रतिष्ठा और उनके जो है समाज में जो है स्थान और उस चीज को मैंने देखा। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे अपना करियर जो है वो न्याय के क्षेत्र में ही, विधि के क्षेत्र में ही जो है अच्छा, वो स्थापित करना है, चाहे वो अधिवक्ता के रूप में हो, चाहे वो न्यायाधीश के रूप में हो। अच्छी बात है। तो जैसे अगर विधि के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं जी, तो जैसे जब कोई घटना होती है तो सामान्यतः FIR की बात की जाती है। और
एफआईआर के साथ एनसीआर की भी बात की जाती है, तो एफआईआर और एनसीआर क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। सामान्य रूप से अपराध को जो है, जो भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके प्रावधानों के अनुसार अपराध को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक संज्ञेय अपराध, दूसरा असंज्ञेय अपराध। अगर कोई असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध का तात्पर्य कि ऐसे अपराध जो कम गंभीर प्रकृति के हैं, या ऐसे अपराध जिसमें जो है 2 साल तक या 2 साल से कम की सजा है। तो ऐसे अपराध जो है, जब ऐसे असंज्ञेय अपराध होते हैं तो उसके संबंध में जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसको जो है वो एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। ठीक है। लेकिन जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उन और जो संज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं उसमें जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो उसको एफआईआर बोलते हैं। अच्छा। जैसे देखिए, अगर एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक है, तो जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद जो है पुलिस को जो है उस मामले की विवेचना करनी पड़ती है। जब पुलिस विवेचना करेगी, विवेचना करने के उपरांत अगर उसको महसूस होता है कि मुझे इस विवेचना के दौरान जो है साक्ष्य के लिए या फिर किसी अन्य चीजों के लिए जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है करनी है, तो वो अभियुक्त की गिरफ्तारी करेगी, धारा 161 का बयान वगैरह लेगी। ठीक है। दौरान विवेचना जो है, जब विवेचना उसकी समाप्त हो जाएगी तो वो न्यायालय में अपना जो है चार्जशीट जो है दाखिल कर देती है। अगर अभियुक्त, मान लीजिए जैसे इस दौरान विवेचना जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, तो फिर वो व्यक्ति जो है अपनी जमानत जो है वो न्यायालय में, जमानत हेतु आवेदन जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए जैसे कि किसी अपराध की विवेचना जो है पुलिस ने किया, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने विवेचना किया, विवेचना करने के बाद जो है वो अपना चार्जशीट या आरोप पत्र, हिंदी में आरोप पत्र, इंग्लिश में चार्जशीट, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अब अगर अभियुक्त जो है बेल पर है, बिल्कुल बेल पर है, अगर उसको न्यायालय से पहले ही, चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही अगर उसकी जमानत मिल गई है, तब तो उसको जो है फिर से जो है इस बात की सूचना जारी होगी कि जो है ये आपको जो है जिस मामले में जमानत मिली हुई है उस मामले में जो है चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो गई है। अब न्यायालय जो है इस चार्जशीट का संज्ञान लेना चाहता है, तो उनको नोटिस होगी कि न्यायालय ने इस चार्जशीट पर जो है संज्ञान ले लिया है और आप आइए और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो अब अगर अभियुक्त जो है बेल पर है तो फिर वो आएंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अगर बेल पर नहीं है तो फिर उनको आकर अपनी बेल जो है करानी रहेगी। उसके बाद जब उसके बाद जो है अब देखा जाएगा कि उसके बाद जो है जब जैसे बेल अगर हो गई, अभियुक्त अपीयर हो गया, तो उसके बाद जो है धारा 207 सीआरपीसी की प्रक्रिया जो है होती, उसमें जितने भी प्रपत्र होते हैं, केस डायरी वगैरह, चार्जशीट वगैरह, एफआईआर की जो है, ये सारे की कॉपी जो है निःशुल्क जो है अभियुक्त को दी जाती है ताकि अभियुक्त अपने मामले का डिफेंड कर सके। उसके बाद जो है न्यायालय जो है उस मामले में आरोप तय करती है। लेकिन आरोप तय करने से पहले यदि मामला ऐसा है कि उसका ट्रायल जो है सेशन न्यायालय द्वारा होना है, सत्र न्यायालय द्वारा होना है, तब जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, इस बात का आदेश कर देते हैं कि ये जो है, चूंकि पत्रावली जो है वो सेशन न्यायालय द्वारा जो है विचारणीय है, इसलिए जो है ये पत्रावली जो है सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है। यदि अगर वो मामला जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल है, मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, तब जो है न्यायालय अपने यहाँ आरोप जो है अपने यहाँ कार्रवाई शुरू करती है, आरोप पत्र जो है विरचित करती है, आरोप पत्र विरचित हो जाते हैं, उसके बाद जो है गवाही शुरू होती है, उसके बाद जीरा होता है, उसके बाद बहस होता है, फिर जाके जो है निर्णय होता है। एनसीआर में विवेचना जी पुलिस स्वतः कर लेती है या उसका क्या नियम है, क्या बताएंगे? नहीं, एनसीआर जब दर्ज होता है तो सीआरपीसी की धारा 155(2) जो है ये बताती है कि एनसीआर चूंकि असंज्ञेय मामला होता है, इसलिए उसमें जो है पुलिस को स्वतः जो है विवेचना का अधिकार नहीं है। ठीक है। ऐसे मामलों में वादी जो वादी मुकदमा होता है उनको चाहिए क्या कि वो 155(2) धारा 155(2) के तहत जो है वो एक जो है सक्षम कोर्ट में एक एप्लीकेशन इस बात का मूव करें कि चूंकि इस मामले में जो है बिना इस मामले का जो है इन्वेस्टिगेशन बिना आपके आदेश के नहीं होता है, इसलिए आप आदेश दे दीजिए। ठीक है। तो जब ऐसा एप्लीकेशन जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय जो है एनसीआर सारे कागजों को देखते हुए उसके बाद जो है विवेचना का आदेश दे देती है। अच्छा जी।
तो विवेचना का आदेश देने की शक्ति सिर्फ न्यायालय को ही है या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी है क्या? नहीं, ये पुलिस एक्ट में जो है बताया गया है कि विवेचना का जो है विवेचना करने का आदेश जो है वो पुलिस अधिकारी भी जो है कुछ मामलों में दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, यानी पुलिस अधिकारी भी चाहे तो जी 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 सीओ रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आरोप पत्र जब पुलिस न्यायालय में दाखिल करती है जी, और जब न्यायालय उसको संज्ञान में लेती है जी, और उसके बाद अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट मान लीजिए लगा देती है जी, तो फाइनल रिपोर्ट की स्थिति में जैसे मान लीजिए अगर कोई पीड़ित है और उसके मामले में फाइनल रिपोर्ट आ गया जी, तो फिर वो क्या प्रक्रिया होगी, कैसे जो है वो पीड़ित व्यक्ति जो उस फाइनल रिपोर्ट के संबंध में अपनी बात कह सकेगा, क्या है इसकी प्रक्रिया? देखिए, अगर पुलिस किसी मामले की जब विवेचना करती है तो उसके पास दो ऑप्शन रहता है। यदि मामला बनता है तो चार्जशीट दाखिल करती है, यदि मामला नहीं बनता है, उसको लगता है कि कहीं गवाहों की गवाही से या घटनास्थल के निरीक्षण से या प्रकरण की जांच करने से अगर ये रहता है कि मामला जो है जिन अभियुक्तों के खिलाफ ये जो है मुकदमा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देती है, वो एफआईआर लगा देती है। लेकिन जब वो अगर किसी मामले में जो है पुलिस एफआईआर लगा देती है तो वो मामला वहीं समाप्त नहीं हो जाता है। वादी उसमें होता क्या है कि जब न्यायालय एफआईआर जो है न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है पुलिस, उसके बाद वादी मुकदमा को जो है वो नोटिस होता है। अब वादी मुकदमा को नोटिस होता है, वादी मुकदमा के पास अब वहां पे दो जो है विकल्प मौजूद है, या तो वो एफआईआर को जो है एक्सेप्ट कर ले या उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डाले। अगर वादी जो है प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालता है, एफआईआर को जो है एक्सेप्ट नहीं करता है और जो है प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालता है, तो वहां न्यायालय जो है पुनः विवेचना का आदेश भी दे सकती है या उस मामले को जो है परिवाद के रूप में दर्ज करने का भी आदेश दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए जो है अगर आरोप पत्र, जैसे आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जब न्यायालय आरोप विरचित करती है जी, चार्ज फ्रेम कर लेती है, तो उस स्थिति में उस दौरान चार्ज फ्रेम के दौरान जो डिस्चार्ज की प्रक्रिया होती है जी, ये क्या है, जरा इसको बताइए हमें। अब जैसे देखिए, चाहे मामला वारंट ट्रायल का हो चाहे सेशन ट्रायल का हो, बिल्कुल ठीक है, दोनों में जो है इसके क्या कहते हैं डिस्चार्ज के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। सेशन ट्रायल में धारा 227 सीआरपीसी में जो है बताई गई है। डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे आप जब अभियुक्त को सारे प्रपत्रों की कॉपी मिल जाती है और सारे प्रपत्रों की कॉपी का अवलोकन, केस डायरी का अवलोकन करने के पश्चात उसको लगता है कि उस केस डायरी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी त्रुटि है जिसके कारण जो है हमारे ऊपर मामला जो है प्रथम दृष्टया बनता नहीं है। अच्छा, तब जो है वो अभियुक्त को एक अधिकार है कि वो इस बात की एप्लीकेशन जो है, इस बात का जिक्र करते हुए माननीय न्यायालय में जो है एक एप्लीकेशन दे और उस प्रोविजन को बताए कि केस की पर्चा संख्या फला में या इस गवाही में जो है ये बातें आई हैं जिससे हमारे विरुद्ध प्रथम दृष्टया जो है मामला बनता नहीं है। इस बात को बताते हुए जो है वो न्यायालय से निवेदन करेगा कि जो है उस पर संज्ञान लेते हुए हमको यहीं से जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए, वो मुक्त कर दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये है डिस्चार्ज एप्लीकेशन। अच्छा, अगर हम विशेष अपराध की बात करें जी, जैसे तमाम सारे विशेष अधिनियम बनाए गए हैं जी जी, तो जैसे अगर SC/ST हुआ विशेष अधिनियम है जी, पॉक्सो हुआ जी, ये विशेष अधिनियम है। तो अगर हम पॉक्सो से शुरू करें जी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जी जी, जो 2012 में एक्ट बना, तो इसके बारे में पॉक्सो है क्या, जरा सा क्या हम बताएंगे आप? जैसे देखिए, पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है, बालकों का लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये जैसे होता क्या है कि जैसे कोई ऐसा अपराध, लैंगिक अपराध, जैसे दुष्कर्म से संबंधित अपराध जो हो गया, ठीक है, ऐसे अपराध जब किसी 18 साल से कम एज के किसी जो है, चाहे वो बालिका के साथ हो चाहे वो बालक के साथ हो, दोनों के ऊपर, ऐसा नहीं है कि पॉक्सो एक्ट सिर्फ बालिका के ऊपर ही प्रभावी है, बालक के ऊपर भी प्रभावी है। अच्छा, अगर दोनों में से किसी के साथ जो है वो ऐसा एक्ट होता है तो वो आईपीसी के तहत तो दंडनीय है ही,
लेकिन उस संदर्भ में जो है बालकों का लैंगिक संरक्षण के लिए जो है ये विशेष अधिनियम बताए गए हैं। अब पॉक्सो एक्ट में मूलतः जो है वो 4 प्रकार के जो है अच्छा दुष्कर्म के आरोपों की जो है विवेचना पॉक्सो एक्ट जो है करता है। अच्छा, मतलब 4 प्रकार के अपराध होते हैं। जी, 4 प्रकार के अपराध होते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे पहला क्या है कि परवेशन लैंगिक हमला, जिसको दुष्कर्म लैंगिक हमला भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि गुरुतर परवेशन लैंगिक हमला। ठीक है, तीसरा जो है लैंगिक हमला और उसके बाद जो है गुरुतर लैंगिक हमला। ये 4 प्रकार के जो है अपराध बताए गए हैं। अच्छा, तो जैसे एक तो दुष्कर्म हो गया, दुष्कर्म तो हर आदमी आसानी से समझ लेता है जी, लेकिन जैसे अगर लैंगिक हमला की हम बात करें जी, तो लैंगिक हमला और गुरुतर लैंगिक हमला जी, दोनों के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे देखिए लैंगिक हमला क्या है। लैंगिक हमला जो है आई थिंक धारा 5 में जो है डिफाइन की गई है। लैंगिक हमला का तात्पर्य कि अगर कोई व्यक्ति किसी बालक के शरीर के किसी अंग को स्पर्श करता है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, तो वो जो है लैंगिक हमले में आता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा लोक सेवक है, अगर वो ऐसी संस्था का सदस्य होते हुए या लोक सेवक होते हुए या कोई अस्पताल है उसका डॉक्टर होते हुए जब वो किसी बालक को लैंगिक हमला करने के आशय से स्पर्श करता है या टच करता है या कोई ऐसा कृत्य करता है तो उसको गुरुतर लैंगिक हमला कहते हैं। वो गुरुतर लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है। मतलब कोई संरक्षक अगर करता है, जी, कोई संरक्षक अगर करता है, कोई लाइबल पर्सन अगर करता है, कोई लोक सेवक वगैरह करता है, तो ये गुरुतर हाँ, किसी जिम्मेदार संस्था का व्यक्ति अगर करता है तो क्या है इसमें दंड की व्यवस्था क्या है? अब जो गुरुतर लैंगिक हमला है उसमें मिनिमम जो है वो 5 साल, मैक्सिमम जो है 7 साल। अच्छा जी। और सामान्य लैंगिक हमले में सामान्य लैंगिक में मिनिमम जो है वो 3 साल और मैक्सिमम जो है वो 5 साल। अच्छा, तो इसमें जो ऑफेंसेज हैं, जैसे मान लीजिए जो 4 प्रकार का जो अपराध आपने बताया है जी, तो इसमें क्या ये सारे अपराध गैर जमानती हैं या अवेलेबल हैं क्या? नहीं, ये सारे अपराध जो है वो नॉन बिलेबल है, गैर जमानती है। अच्छा जी। तो इसका विचारण जो है इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट जी, ऐसे पॉक्सो एक्ट में ही जो है ये व्यवस्था दी गई है कि इसके लिए जो है एक अलग न्यायालय जो है सरकार गठन करेगी। एक विशेष अधिनियम है जैसे SC/ST। जी, SC/ST एक्ट के बारे में काफी दिनों से चूंकि ये प्रचलित है जी, और अधिकांशतः लोग जानते हैं इस चीज को SC/ST। तो क्या है इसका जो है SC/ST एक्ट के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, हमारा दर्शक अगर जानना चाहे तो क्या बताएंगे, क्या है ये SC/ST? अब देखिए 1989 में जो है विधायिका एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संरक्षण के लिए जो है, जो उनपे अत्याचार वगैरह हो रहे थे उससे उनको जो है संरक्षण के लिए जो है ये अधिनियम जो है 1989 में जो है लेकर आई। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति को अगर उसके ऊपर कोई हमला करता है, किसी प्रकार का कोई प्रहार करता है, किसी प्रकार का कोई उनके अगेंस्ट अपराध करता है जी, तो SC/ST एक्ट के तहत वो दंडनीय होगा। जी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे आम जनमानस में क्या भावना है या आम जनमानस क्या जानती है, और कहा जाए अगर देखा जाए तो होता भी यही है कोर्टों में कि जैसे कोई व्यक्ति SC/ST का है बिल्कुल और कोई व्यक्ति जो है SC/ST का नहीं है और उसने जो है SC/ST व्यक्ति के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लागू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और जो है उच्च न्यायालय ने कई मामलों में जो है उसकी व्याख्या भी किया है और ये धारित किया है कि सिर्फ SC/ST व्यक्ति होने के कारण वो अपराध जो है SC/ST एक्ट के तहत दंडनीय नहीं है। अच्छा, जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उस व्यक्ति को ये ज्ञान होना चाहिए कि जिसके विरुद्ध हम अपराध कर रहे हैं, अच्छा, वो जो है वो SC/ST का है और इस ज्ञान के साथ जो है वो जाति सूचक जो है, अच्छा शब्दों का प्रयोग करके जो है, गाली का प्रयोग करके जो है, जब वो अपराध करता है तब ही जो है इस अधिनियम के तहत जो है दंडनीय है। अब उदाहरण के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप जो है कचहरी से निकल के घर जा रहे हैं,
बिल्कुल। ठीक है, कोई आप घर जा रहे हैं और मान लीजिए आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, बिल्कुल। कोई एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से आता है और पीछे आपके गाड़ी से लड़ा देता है, उसी पर विवाद हो जाता है, आप दोनों के बीच गाली गलौच होती है, मारपीट हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है, अब यहां प्रश्न ये उठता है कि क्या ये गाली गलौच और ये जो है वो उस आपके विरुद्ध जो है, चूंकि आप SC ST बिलोंग से जो है वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप जो है ये पूरा अपराध जो है SC ST एक्ट के तहत भी दंडनीय होगा? तो यहां देखने वाली बात यह है कि क्या जो व्यक्ति जो है पीछे से आकर मेरे गाड़ी में लड़ाया है और उसके बाद जो है हमको गाली गलौच दिया है, हमको जो है विवाद किया है, क्या उसको ये नॉलेज था कि हम जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं? यदि उसको नॉलेज था और उसने जो है जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, तब तो ये जो है SC ST एक्ट के तहत दंडनीय है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है तब जो है ये दंडनीय नहीं है। अगर आपको याद होगा तो सन 2018 में जो है सुभाष काशीनाथ महाजन, अच्छा, ये एक मामला जो है आया था और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो रोक लगाया था SC ST एक्ट पर। उसने ये धारित किया था कि अब जो है SC ST एक्ट में के मुकदमे जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं दर्ज हो जाएंगे। प्रथम दृष्टया जो है वो पुलिस अधीक्षक स्तर के व्यक्ति जो है, अगर कोई FIR होती है तो जांच होगी, जांच होने के बाद ही जो है आगे कार्यवाही होगी। हालांकि आम जनमानस में इसका बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और सरकार ने जो है वो जो एक्ट लाया था उसको जो है ये सुभाष काशीनाथ महाजन के केस में जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो धारणा दिया था, फिर बाद में विधायिका ने जो है कानून लाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को जो है वो परिवर्तित कर दिया। मतलब कुल मिलाकर ये माना जाता है ना कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग बहुत होता है। जी, उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है सुभाष काशीनाथ महाजन के मामले में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो जो है वो सिद्धांत निचले स्तर पर मान लीजिए अगर पुलिस उसका दुरुपयोग करती है तो निचले स्तर के न्यायालयों ने में कितनी सतर्कता बरती जाती है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से इसमें अभियोजित न हो जाए? अब देखिए, इस तरह की तो कोई सतर्कता जो है निचली, पहली बात तो SC ST एक्ट के लिए एक अलग विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो ठीक है, तो ये निचली अदालत में जो और वो भी जो न्यायालय होती है, जो SC ST एक्ट जो है न्यायालय होती है, विशेष न्यायालय जो होती है, वो जिला जज स्तर की कोर्ट है, वो सत्र न्यायालय है। ठीक है, तो इसका विचारण सीधे वहीं होता है? सीधे वहीं होता है, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं, मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं होता है। ठीक है, इसका विशेष ट्रायल, स्पेशल ट्रायल होता है। ठीक है, और वो स्पेशल कोर्ट जो है वो वही शक्तियां धारित करती हैं जो एक सेशन जो है जिला जज कहिए या सेशन जज कहिए, वो जो है उनके पास होता है। सेशन जज की जो शक्तियां सेशन जज की वही SC ST और उसके आदेश के खिलाफ भी जो है आपको अगर आप व्यथित हैं, SC ST न्यायालय के किसी आदेश से अगर आप व्यथित हैं तो आपके पास फिर जिला स्तर पे कोई उपचार नहीं उपलब्ध है। फिर आपको जो है हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अच्छा। तो SC ST एक्ट में जमानत की प्रक्रिया क्या है? इसमें ये सारे अपराध जो है गैर जमानती होंगे? जी, अपराध तो सारे गैर जमानती है। ठीक है, अच्छा। और इसमें प्रक्रिया ये है कि जब जमानत का एप्लीकेशन जो है पड़ता है तो एक अच्छी व्यवस्था जो है इसमें दी गई है कि इसमें जो है जो ही जमानत का आवेदन जो है अभियुक्त की तरफ से जब दिया जाता है, अच्छा, तब जो है वादी को, जो वादी मुकदमा होता है उसको जो है सूचना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर SC ST एक्ट की कोई धारा लगी है जी, और उसके साथ भारतीय दंड संहिता की कोई बेलेबल धारा लगी हुई जी, तो उस स्थिति में क्या प्रक्रिया है? जमानत मिलने के आसार होते हैं? अगर इस तरह का कोई ऑफेंस है जैसे 323 वगैरह से, तो जनरली कोर्टे जो है कुछ दिन तक अंतरिम देने के बाद जो है उसके बाद जो है जमानत जो है दे देती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी जो हमने पॉक्सो की बात की जी, तो जैसे कोई व्यक्ति अपराध पॉक्सो का करता है जी, और जिसके अगेंस्ट अपराध कर रहा है वो बालक जो है, वो चाइल्ड जो है, वो अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का, जी, तो ऐसी स्थिति में जो ट्रायल है वो पॉक्सो विशेष न्यायालय में चलेगा या फिर SC ST में आएगा? क्या स्थिति है इसमें? अब जैसे देखिए, इस संदर्भ में जो है इस बात को क्लियर करने के लिए पॉक्सो एक्ट जो है उसी में ये व्यवस्था दी गई है। अच्छा, कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें SC ST एक्ट भी है, पॉक्सो एक्ट भी है, तो उसका विचारण जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है किया जाएगा। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जो विशेष न्यायालय है
पाक्सो न्यायालय है उसमें जो है किया जाएगा उस मामले का। अच्छा शर्मा जी, जैसे अगर मैं और अधिनियमों की बात मैं करूं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मैं बात करूं, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इस समय वर्तमान समय में जैसे तमाम सारे मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। अगर उपभोक्ता कोई परिवाद दाखिल किया जाता है और वो पैरवी के अभाव में खारिज हो जाता है जी, तो ऐसी स्थिति में जिला आयोग के समक्ष जी, उसका प्रत्यास्थापन हो सकता है, यानी रिकॉल हो सकता है या नहीं, क्या है इसकी व्यवस्था? नहीं, रिकॉल तो देखिए जनरली हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिविल जो उपभोक्ता जो है मामले जो होते हैं और उपभोक्ता मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो जो है वो सिविल प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए जो है अगर मान लीजिए नॉन प्रेजेंट में या खारिज अगर हो गया किन्हीं कारणों से, तो आप जो है उस मामले को अच्छा रिकॉल कर सकते हैं दीवानी प्रक्रिया जी संहिता जी के जी। तहत। अच्छा, एटीएम वगैरह की जो निकासी होती है, एटीएम से जो पैसे निकाले जाते हैं, तो इस तरह के भी विवाद उपभोक्ता न्यायालय में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास तो एक केस भी था अच्छा, जिसमें जो है हमारे क्लाइंट रेलवे एम्प्लॉई हैं। अच्छा, और उन्होंने जो है एटीएम से पैसा निकाला था और उनके खाते से लगभग 72,000 रुपए, अच्छा, ठीक है, 72,000 रुपए जो है वो निकल गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो उन्होंने मेरी सलाह पर जो है उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा लड़ा। और आपको जानकर ये अच्छा लगा कि माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा जो है उसमें जो है परिवादी यानी मेरे क्लाइंट को जो के पक्ष में जो है अवार्ड भी किया गया। उपभोक्ता को एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ऐसे फ्रॉड की सूचना बैंक को जो है वो लिखित में अच्छा 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को देनी रहेगी इस फ्रॉड की सूचना। अगर आप 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को सूचना दे देते हैं इस फ्रॉड की, फिर तो कस्टमर की जीरो लायबिलिटीज है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उसमें भी, और आरबीआई की नोटिफिकेशन है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है। अच्छा शर्मा जी, थोड़ा सा अब जो है अधिवक्ताओं के संबंध में बात मैं कर लूं जी, कि जैसे मान लीजिए कि जो एडवोकेट्स एक्ट बना था, तो एडवोकेट्स एक्ट के जिस समय निर्माण हुआ उस समय जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। आज जिले जो है 75 हो गए हैं जी, तो आज भी वो 25 सदस्य ही जो है आज भी निर्वाचित होकर के जा रहे हैं। दूसरी एक समस्या बहुत बड़ी है कि एक जब नया लड़का विधि स्नातक करके कचहरी में आता है तो उससे बहुत भारी भरकम फीस ली जाती है जो है बार काउंसिल के द्वारा पंजीकरण के नाम पर। देखिए इस मामले में मेरा विचार ये है, वो कम से कम एक जिले से एक सदस्य, यानी जैसे यूपी में अगर 75 जिला है तो कम से कम 75 सदस्य तो होने ही चाहिए। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि सही बात है कि अब इसमें जो है मेरे ख्याल से अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया निशुल्क तो नहीं करेंगी और निशुल्क करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निशुल्क अगर कर देंगे तो किसी चीज का मोल नहीं रह जाता है। ठीक है, तो निशुल्क ना करे, लेकिन हाँ शुल्क ले, लेकिन एक ऐसा शुल्क ले जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, अगर कोई गरीब बच्चा है बिल्कुल और विधि के क्षेत्र में जो है अपना करियर जो है इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, तो ये आर्थिक संकट जो उसके पंजीकरण के संबंध में जो आती है वो उसको नहीं आना चाहिए। ये समस्या तब दूर होगी जब जिला स्तर पर जो है बार काउंसिल के सदस्य चुने जाएंगे। होता क्या है कि हमसे पंजीकरण के समय हमसे भारी भरकम शुल्क तो ले लिया जाता है, बिल्कुल, लेकिन उस शुल्क लेने का जो फायदा बताया जाता है वो मेरे ख्याल से बहुत कम अधिवक्ता ले पाते हैं। अच्छा, आप एक युवा अधिवक्ता हैं जी, और युवाओं के तमाम सारे सपने होते हैं जी, शौक होते हैं जी, जो हॉबी कही जाती है, वो आपका शौक है वो क्या रहा है, क्या बताएंगे आप? अब जैसे देखिए, अब वो चूंकि हमारा व्यवसाय ही जो है लिखने पढ़ने का था और शुरू से ही मेरा लगाव जो है इसी व्यवसाय से है, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है कुछ साहित्य से जो है कुछ लिखन लिखने पढ़ने का। अब जैसे हम जो शेरो शायरी बनाते थे वो किसी घटना पे आधारित होती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे मैंने एक जो है एक पंक्ति लिखी कि मेरे यादों को छेड़ने की कोशिश न करना कोशिश मेरे दिल को जलाने की कोशिश न करना, जब पढ़ लेना मेरे प्यासे दिल के दर्द को
मुझे अकेला छोड़कर जाने की कोशिश न करना। जब मैं स्नातक कर रहा था तब मैंने जो है एक शेर जो है बनाया था कि तेरा चलना भी अदा बन जाता है। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, तेरा रूठना भी अदा बन जाता है, तेरा झुलपे सवारना भी अदा बन जाता है, मुझे छोड़ अगर तुझे देख ले जबाना तो वो भी दीवाना बन जाता है। लेखन के साथ साथ थोड़ा बहुत गायन का भी शौक रहा है। अच्छा। जैसे देखिए, जब हम लोग गांव में रहते थे अच्छा। तो पहले जो है ये व्यवस्था ये थी कि जैसे जब कोई शादी विवाह होता था और बारात जब आता था तो उसमें दोनों में से एक चीज जो है हमारे गांव में उस बारात में रहना बहुत मस्ट होता था। अच्छा। ठीक है, या तो वीडियो होना चाहिए, माने फिल्म वाला वीडियो होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है उस दौर में सबके पास जो है घर घर टीवियां नहीं हुआ करती थी, या तो ऑर्केस्ट्रा वाली व्यवस्था होती थी, नाच वाली जो व्यवस्था होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या था कि चूंकि हमारे गांव वाले घर के समीप ही जो है 10 कदम पर ही जो है वो प्राइमरी स्कूल है जहां से मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। जब कोई बारात आता था तो वहीं पे ठहरता था। तो उस समय जो है एक फिल्म थी दिलवाले। ठीक है, तो अब हमारे गांव का ये था कि अगर हमारे गांव में कोई बारात आई हुई है तो उसमें माने हमारे गांव के लोगों का विशेष ये जो है रहता था कि सबसे पहले दिलवाले मूवी ही चलनी चाहिए। अच्छा। और उसमें जो है तो इसलिए चूंकि दिलवाले मूवी हम लोगों ने कई बार देखा। अच्छा। तो उसका एक गाना है, वही जीता था जिसके लिए मरता था, है बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई अगर अधिवक्ताओं के लिए मैं एक संदेश की बात आपसे कहूं तो कोई नया लड़का अगर विधि के क्षेत्र में आ रहा है और वो फौजदारी के क्षेत्र में आना चाहता है तो कितना बेहतर भविष्य है उसका, क्या बताएंगे आप? देखिए, फौजदारी के क्षेत्र में अगर वो अपना करियर बनाना चाहता है तो निसंदेह जो है बहुत सारे जो है विकल्प उसको उपलब्ध है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ है सीखने और करने को, और अपना करियर जो है किस तरह से अच्छा जो है ग्रोथ करनी चाहिए उससे। लेकिन मेरा निवेदन जो है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे एक रहेगा कि इस कचहरी में जब आप आइए तो सिर्फ वकालत को एक ढर्रे पर मत ले जाइए। अच्छा, बिल्कुल। कानून का ज्ञान और कानून पे पकड़ ये जो है बनाए रखिए। अगर आपको कहीं कोई संदेह या कोई दिक्कत आती है तो आप बिना किसी हिचक के बिल्कुल अपने सीनियर से जो है उसको पूछिए। क्योंकि देखिए, जब मैं वकालत में आया तो मैंने ये देखा कि किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों में अंतर है। सिर्फ अगर आपके पास किताबी ज्ञान है तो आप एक अच्छा वकील नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास जो है प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान महत्वपूर्ण है निसंदेह, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो प्रैक्टिकल ज्ञान वो भी महत्वपूर्ण है एक अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए। बिल्कुल। और निसंदेह मतलब पूछना चाहिए, कुल मिलाकर के अगर आपको कहीं कोई संदेह है जी तो पूछ लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच जो है नहीं करने चाहिए। और हर दृष्टि से हमने तो जिससे चाणक्य ने एक जगह लिखा है कि कहाँ कहाँ व्यक्ति को निर्लज होना चाहिए जी, तो उसमें आया है कि धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे यथा आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत। तो उसमें आया है कि धन धान प्रयोगेषु, धन के लेन देन में जी, धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे यथा, और विद्या के अध्ययन में अगर आप निर्लज नहीं है, अगर लेन देन है तो वहाँ जो कुछ है वो आप स्पष्ट रखिए। अगर किसी ने कहा कि ये 2 दिन के लिए मैं सामान ले रहा हूँ तो तीसरे दिन आप उसको मांग लीजिए, नहीं तो फिर वो खत्म, दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से विद्या के अध्ययन के दौरान अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो उठिए और अपने टीचर से तुरंत पूछ लीजिए। वहाँ निर्लज होइए। आहारे व्यवहारे च, आहार में अगर भूख लगी है तो अगर आप कहीं गए और कोई पूछता है कि भूख लगी है तो आप तुरंत कहिए हाँ मुझे भूख। बिल्कुल बिल्कुल। और सामान्य व्यवहार में भी आप कहीं जा रहे हैं और अगला आदमी कोई बड़ा प्रिय मिल गया और कहा कि आप इधर चलिए तो आप तुरंत उसे मना करिए कि कचहरी का टाइम है और बेल लगी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ निर्लज होइए, बिल्कुल खुल के अपनी बात को कह दीजिए। तो ये सब प्रगति के बहुत बड़े आधार माने जाते हैं। तो जो आपने बताया कि अगर विधि के क्षेत्र में अगर आपको कहीं संदेह है तो आप अपने वरिष्ठों से पूछिए। और ये बहुत बड़ी चीज है कि जो अध्ययन आप करते हैं वो सिर्फ किताबों तक न रह जाए, उसका प्रैक्टिकल हो, उसका व्यवहारिक जीवन में भी उसका प्रयोग हो, ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। शर्मा जी, आपने बहुत
बेबाकी के साथ जी और बहुत विस्तार के साथ अपने जीवन वृत्ति के बारे में, विधि के सिद्धांतों के बारे में और तमाम जो अपने आपकी रुचियां हैं उनके बारे में तमाम सारी बात आपने बताया और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।